Hello everyone. So today in this video, let us discuss a new subject, that is environment and ecology. And in this video, we are covering unit 1 in one shot. And this is according to the latest CKTU syllabus. So let's get started. सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट में हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज दैट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. हमें पता होना चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट. सो बेसिकली व्हाट इज एनवायरनमेंट? जितना भी सम टोटल है लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स का इन आर सराउंडिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ इज टर्म्ड एज एनवायरनमेंट. चाहे वो नेचुरल एलिमेंट्स हो लाइक एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, या फिर वो ह्यूमन मेड एलिमेंट्स हो सच एज बिल्डिंग्स, रोड, टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे ऑल कम अंडर द एनवायरनमेंट. ये जो टर्म है एनवायरनमेंट, ये डिराइव हुई है फ्रॉम द वर्ड एनवायरोनियर, और इसका मतलब है टू एनसर्कल एंड टू सराउंड. इट एनकम्पासेस एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस. बेसिकली जो भी एक इंडिविजुअल के सराउंडिंग्स में जो भी चीजें आती हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स एनवायरनमेंट. चाहे वो, अगर मान लीजिए हम किसी रूम में अभी बैठे हुए हैं, तो दैट रूम इज कंसिडर्ड एज आर एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज अगेन ह्यूमन मेड एलिमेंट. अगर हम किसी नेचर सीनरी में बैठे हुए हैं तो इट इज आर एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज नेचुरल एलिमेंट्स लाइक सॉइल, ट्रीज एक्सेट्रा. सो द एनवायरनमेंट, अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो ये भी यही कहती है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो वायरस से लेकर मैन तक हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की एक इंटरडिपेंडेंसीज होती है अपनी की अपनी सराउंडिंग्स पे. वो इंटरडिपेंडेंसीज बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. फॉर एन इंस्टेंस, लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन मैन एंड ट्रीज. तो ट्रीज क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. वी एज ह्यूमन बींग्स वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द trees, plants and animals. Sorry, not animals, it is only by trees and plants. So these all are interdependencies which are existing in there. So environment again ये static नहीं है. Both abiotic and biotic factors are in flux and keeps changing continuously. उसके बाद यदि हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो ये कंपोनेंट्स आपके पास आते हैं. एक तो बायोटिक कंपोनेंट है एंड देन देयर इज एन एबायोटिक कंपोनेंट. सो बायोटिक कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो दीज आर द लिविंग एलिमेंट्स. इनमें 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं. एक होता है प्रोड्यूसर, अदर वन इज द कंज्यूमर एंड नेक्स्ट वन इज द डिकम्पोजर. तो प्रोड्यूसर्स आर अगेन विच आर एट द वेरी बेस लेवल लाइक प्लांट्स, एल्गे, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका काम होता है प्रोडक्शन. फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर. एनिमल्स को कंज्यूमर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम करके अपना पेट भरते हैं. देन देयर आर डिकम्पोजर्स. जब ये एनिमल्स मर जाते हैं, इनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है कौन? डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंगाई, ये क्या होते हैं? ये ब्रेक करते हैं इनकी डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ताकि ये आराम से सॉइल में डिसॉल्व हो सके. एबायोटिक कंपोनेंट कैसे हो गए? जैसे भाई सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट. सो दीज ऑल आर द एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है. उसके बाद टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में भी आपको 2 ही टाइप के होते हैं बेसिकली. ये एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड अदर वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में. और एनवायरनमेंट की एक और क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, विच इज अगेन कंपोज्ड ऑफ दीज बोथ कंपोनेंट्स ओनली. नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे आपके पास हो गया ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह. एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट इज द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स का एनवायरनमेंट, तो वो भी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है. एंड अगेन दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट: एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका 7 मार्कर्स में भी बन सकता है बड़े आराम से. सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में बेसिकली आपके कुछ नहीं लिखना है. ये आपके होते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर वगैरह. तो ये जो एनवायरनमेंट होते हैं, इनमें सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट आर सराउंडिंग द अर्थ. सी, ये एटमॉस्फेयर जो है, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल लेयर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. यदि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, नो गैसेस वर टू प्रेजेंट इन अर्थ, सो ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे.
अर्थ पे लाइफ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का एक पूरा ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर. एटमॉस्फेयर की अगेन बहुत सारी अपनी अंदर इंट्रिंसिक लेयर्स हैं, सच एज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. सो ये जो सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं द लोअर मोस्ट लेवल, जहाँ पे हम रह रहे हैं. यहाँ पे जो होता है बहुत ही जीरो से लेकर आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर्स तक, ये होता है ट्रोपोस्फेयर, वेयर वेदर अकर्स. यहाँ पे सारी जो लाइटनिंग, थंडर, रेन, सनलाइट एक्सेट्रा है, ये सारे जो हम ह्यूमंस वेदर को फील करते हैं, दैट इज ऑल इन द ट्रोपोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है. तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है आपका ओजोन लेयर का फीचर. ओजोन लेयर इट इज अ सुपर हॉट लेयर, so it absorbs and scatter the ultraviolet solar radiation. We should thanks the ozone layer because this layer is protecting us from the harmful UV radiations of sun. तो stratosphere का जो की important feature है वो ozone layer है. Then is the स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर होता है जहाँ पे मीटियोर्स बर्न अप होते हैं. So as the name suggests, mesosphere, so it is the a place where meteors burns up. उसके ऊपर mesosphere के ऊपर आता है thermosphere and it is the uppermost flare. हालांकि एक exosphere भी हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, but that is considered as a external space. तो thermosphere तक ही यहाँ पर मैंने consider करा है, but you can mention the exosphere also, where or auroras are occurring. You know, जैसे आपने देखा होगा in the northern region of the earth, there are many auroras which are occurring due to the earth's magnetic field interaction with that of the sun. So उसकी वजह से जो भी आपकी green lights occur होती हैं in the northern areas like the ice poles के पास, north pole के पास जो भी occur होते हैं, ये इन्हें अरोरास कहते हैं. उसके बाद हाइड्रोस्फेयर होता है. हाइड्रोस्फेयर इज नथिंग बट इट इज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ओशियन, रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर. इन सबको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. एंड एज वी ऑल नो दैट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाइटल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. मतलब 71% ऑफ अर्थ सरफेस क्या होता है आपका? वाटर से ही बना हुआ है. ओशंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लैंड मास. ओशंस क्या है? लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है. फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर ओशंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, स्कैरसिटी में है. स्टिल वी आर जनरली वेस्टिंग द वाटर. सो इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आने वाले कुछ ईयर्स में वी फेसिंग द वाटर स्कैरसिटी, तो इसलिए वी शुड सेव द वाटर एज मच एज पॉसिबल. एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यही फ्रेश वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए रिवर्स, लेक्स में फाउंड आउट होता है. लेकिन इसी को ही सबसे ज्यादा इसका ओवर कंजम्पशन की वजह से इसकी स्कैरसिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. सो दैट इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर लेयर. Now let us move to the lithosphere. So what is lithosphere? It is nothing but the earth का crust जो भी है. भाई हमने atmosphere gases के बारे में पढ़ा, hydrosphere water के बारे में पढ़ा. Next is the lithosphere, that is the soil, the earth crust and the upper mantle including the rocks. ये सारा lithosphere में आता है. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि earth का crust ही केवल एक part है lithosphere का, but it's not so. Mantle जो कि earth crust के नीचे वाली जो layer होती है, उस मेंटल का अपर मोस्ट हार्ड लेयर भी कंस्टिट्यूट करता है लिथोस्फेयर की लेयर को. सो कीप दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड दैट लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वन अर्थ क्रस्ट एंड सेकंड अपर मेंटल. सो ये जो प्रोवाइड करता है बेसिक फाउंडेशन टेरेस्ट्रियल लाइफ का. आपके घर, मेरे घर, सारे किस पे बने हुए हैं? टेरेस्ट्रियल लाइफ. ये पूरी जो सराउंड है ये किस पर बनी हुई है? बेसिकली क्रस्ट पे है. सो क्रस्ट यहाँ पे अगेन मैंने डाल दिया है यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस. क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज रिच इन मिनरल्स एंड वेयर एज द मेंटल, ये मेंटल जो लेयर है ये क्रस्ट के नीचे रहती है. देन देयर आर अदर लेयर्स ऑल्सो लाइक कोर, इनर कोर, आउटर कोर. सो इनके आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. द थिंग यू हैव टू ओनली रिमेंबर इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स द लिथोस्फेयर. दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 marks. Biosphere, again the zones of the life of earth. You can see in their diagram there is this atmosphere, there is lithosphere and hydrosphere. So in तीनों का जो सम टोटल है, जहां पे इन तीनों का इंटरसेक्शन है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फेयर. सो बायोस्फेयर में द जोन्स ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द अदर सेगमेंट्स. लाइक बायोस्फेयर मतलब जहां पे हम सारे लोग या जानवर और पेड़ पौधे ये सब सर्वाइव कर रहे हैं फॉर लाइफ. सो वी आर यूटिलाइजिंग ऑल द 3 स्फेयर्स, बी इट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर.
ठीक है, और यहीं पर ही हम दो टर्म्स को यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. पहला है इकोसिस्टम एंड द अदर वन इज द बायोम्स. इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स. भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज मीन्स अ टाइप ऑफ ग्रुप यू कैन से. सो जो भी इनकी कम्युनिटीज है और उनसे रिलेटेड जो भी फिजिकल एनवायरमेंट है, उन सबको हम टर्म करते हैं एज एन इकोसिस्टम. बायोम्स क्या है? लार्जर इकोलॉजिकल एरिया. इकोसिस्टम से भी लार्जर एरियाज जो है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर फॉरेस्ट इज देयर, डेजर्ट्स इज देयर एंड टुंड्रा रीजन्स आर देयर. नाउ इट इज नॉट समथिंग दैट इज confined to one place, right? All over the earth we can found deserts region, forest region and tundra region. So these all are constitutes the different biomes. Next topic we have in the syllabus is scope and importance of environmental studies. So scope की पहले यदि हम बात करें तो scope of environmental studies encompasses a wide range of disciplines including ecology, biology, geology, meteorology. Obviously EVS की जो study है that is not confined to itself, बाकी और भी disciplines पर ये बहुत ज़्यादा connected है. For instance, let me give you an example of geography. अगर आप geography पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं you are learning by environment and ecology part also simultaneously. So that is a difference between other disciplines and this environment and ecology discipline. It involves understanding of complex interrelations. भाई complex interactions आपको तभी समझ में आएंगे और बाकी disciplines में जब आपको थोड़ी बहुत environment and ecology की समझ होगी. So again it has an interdisciplinary approach और इसका एक global perspective है towards the nature, towards the human life कि भाई consider environmental problem. अभी आप आगे जाके एक environmental impact assessment करके टॉपिक पढ़ेंगे. So उससे हमें पता चलेगा कि कितने ग्लोबल लेवल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इफ वी आर डनिंग थ्रू दैट असेसमेंट, सो हम कैसे अपने ग्लोब को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. दैट विल स्टडी इन यूनिट नंबर 3. सो वैसे EIA इसी टॉपिक में है. सो दैट इज ऑल द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक. सो स्कोप बेसिकली आपको एक 2 मार्कर में यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है फॉर द 2 मार्कर. सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स. Next is what is the importance of this discipline. So importance is very crucial as आज आपके सिनेरियो देख रहे हैं आजकल के. So there are increasing cases of pollution and what not. Global warming year by year बढ़ती जा रही है. The temperatures are rising to its peak. So the main thing is that this discipline is being very important to all the living organisms, be it हम humans हो, like animals हो and what not. हमें सबका कंजर्वेशन करना है, नेचुरल कंजर्वेशन एंड दैट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके. रिसोर्स प्रोविजन, क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस. सो दीज ऑल आर द 4 पिलर्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस. एंड देखिए जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, सो वी आर नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट डेवलप. डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन डेवलपमेंट भी होना चाहिए एट सस्टेनेबल कॉस्ट. मतलब ऐसा ना हो दैट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट नीड्स. सो ये चीज नहीं होनी चाहिए. डेवलपमेंट शुड बी देयर, ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ अल्टीमेटली, बट इट शुड बी इन अ सस्टेनेबल मैनर. उसके बाद नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस. Yes, public awareness is very much necessary in this domain because आज के सिनेरियो में देखकर अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा तो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज प्रिवेल करते हैं आज के टाइम पे. जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज है, प्लैनेट बहुत सारे नुमरस एनवायरमेंटल चैलेंजेस पहले से ही झेल रहा है. लाइक मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं. ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि पहले जब हम डाइवर्सिटी देखते थे एनिमल्स में और बीट एनी प्लांट्स, तो वो चीज आज हमें बहुत कम देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ दीज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, दीज इश्यूज. और ये कहीं ना कहीं हमारी भी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी कम होता जा रहा है. बट ऑब्वियसली विद इंक्रीजिंग मेडिकल एंड व्हाट नॉट टेक्नोलॉजीज हमारा रेट बढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. बट अगेन there are many health and diseases which are still surrounding us.
सो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जो कि साल भर साल बढ़ता ही जा रहा है. डिफॉरेस्टेशन, वी ऑल नो, लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर आर नेचुरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट डेवलपिंग. इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. pollution, the contamination of air, water pollution, soil, पूरा का पूरा यूनिट 3 इस pollution पे है. So we'll discuss in detail about that. बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेराइटी ऑफ लाइफ आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है जो पहले देखने को मिलती थी. कोरल रीफ एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक साइन है कि फ्रेश वाटर को वो इंडिकेट करता है. आजकल फ्रेश वाटर तो क्या, हमें मतलब साफ जगह भी नहीं देखने को मिलती है. कोई लेक्स में अगर आप देखेंगे तो देर इज नो फ्रेश वाटर रिमेनिंग. सो कोरल रीफ तो बहुत दूर की बात है. सो दैट इज ऑल द नीड, कि इसलिए हमें नीड है अवेयरनेस की. सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, तो उसके लिए अगेन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इंक्लूड आ जाएंगी आपकी रिसाइकलिंग हो गया, कंजर्वेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया. फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर स्टडिंग दैट रिड्यूसिंग द वेस्ट एंड रीयूजिंग द मटीरियल, इट इज़ द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स. 4R जो हम पढ़ते थे, दैट इज़ द सेम ओनली. कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैबिटेट्स. रिन्यूएबल एनर्जी का हमें यूज़ करना चाहिए जो नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाए, सच एज सोलर एंड विंड पावर. अब जैसे ह्यूमंस हैं वो कोल बर्निंग करते हैं, तो कोल एक ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से मतलब हमें रिप्लेनिश नहीं होने वाला एक चीज, वो अगर एक बार बर्न कर दिया तो फिर हो गया. लेकिन सोलर एंड विंड एनर्जी ऐसी पावर्स हैं, अगर हम उनका सही तरीके से यूटिलाइज करें, इवन द हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी जो आते हैं ना, हाइड्रल पावर जनरेटर, सो वाटर की पावर, सोलर एंड विंड पावर, इन सबको अगर हम इस्तेमाल करें, सो दीज आर ऑल रिप्लेनिश नेचुरली ना. तो इसकी हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द नॉन रिन्यूएबल वंस. पॉलिसीज एंड एक्शंस फॉर्मेशन के लिए अगेन वी नीड पब्लिक अवेयरनेस. इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स आर अ नीड फॉर टुडेज एनवायरमेंट. पॉलिसीज तभी हमारे पास बन जाएंगी जब हमारे पास सिटीजन्स होंगे इन्फॉर्म्ड. पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन्स हम उनके लिए कंडक्ट कर सकते हैं. कम्युनिटी इनिशिएटिव्स वी कैन डू. advocacy, education and community initiatives, these are the key points in when we are determining any policies and when we are taking any action. मतलब वी शुड हैव एनी सपोर्टिंग पॉलिसीज टू हैव अ ग्रेटर डिपेंडेंसीज. मतलब हमारी बात की ऑथेंटिकेशन, हमारी पॉलिसीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें उसे लीगल रेगुलेशंस भी उसमें उन पॉलिसीज में इंक्लूजन होना उनका जरूरी है. एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी एंड अगेन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स. एजुकेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, सो ये तभी होगा जब अगेन हमारे पास क्या होगा, अवेयरनेस होगा. सो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें सबको प्रोवाइड करनी है. दिस इज अ टॉपिक इन योर सिलेबस ऑल्सो, सो विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर्स ऑल्सो. integrating environmental education into school curriculum, so this is the one step which AKTU has already been taken. मतलब environment and ecology को as a subject compulsory करा गया है for all the undergraduate students, so that we can have the environmental education and we can protect the environment in our possible manner. तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आज इस सब्जेक्ट में पढ़ भी रहे हैं. Activities foster a sense of responsibility and prepares future leaders to tackle environmental challenges. यही चीज आगे जाके हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको मदद करेगा कि वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को अच्छे से टैकल कर पाए. और उसके बाद अगर हमारे पास अवेयरनेस होगा तो हमें इनडायरेक्टली ग्लोबल कॉरपोरेशन भी मिलेगा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन मिलेगा, एंड ऑब्वियसली हमारे पास नॉलेज शेयर भी होगी अमंग वेरियस टाइप ऑफ पीपल. जब हमें उस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा विद सराउंड्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड पीपल जो जिनको इनके बारे में नॉलेज है, दोज हु आर कंसर्न विद द एनवायरमेंटल इश्यूज, उनके साथ हमें शेयर नॉलेज एक्सचेंज नॉलेज करने का फायदा मिलेगा. बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वी कैन डू, एनहांस गोल एफर्ट एंड व्हाट नॉट, एंड यस अल्टीमेटली वी कैन प्रिजर्व आवर प्लैनेट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोसिस्टम. नाउ अभी तक हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंट का हमने सेगमेंट्स पढ़े, टाइप, कंपोनेंट्स, देन नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द व्हाट इज इकोसिस्टम.
So ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and the physical environment. This is the formal definition of ecosystem which you must remember. क्या है ecosystem? एक structural और functional unit है. Unit किस चीज का unit? Biosphere का, जिसमें living beings and both physical environment एक साथ constitute करता है. बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम. मतलब वही अगेन इंटरडिपेंडेंसीज की बात हो रही है. एक्सचेंजिंग मटेरियल्स मतलब कोई फिजिकल मटेरियल नहीं, बल्कि जैसे हमारी प्लांट्स पे डिपेंडेंसी एंड प्लांट्स की जो मतलब लाइक आई सेड बिफोर ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं एंड द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही चीज होती है दो कंपोनेंट्स के बीच की इंटरडिपेंडेंसीज. तो उसी को ही मेंशन करना है हमें इन द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा. Microorganism, water, soil, people means all the thing which constitutes a biosphere. You can write it the constitutes the components or the constitutes of ecosystem. इकोसिस्टम ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि एक जगह का इकोसिस्टम हर जगह के लिए सेम हो. इट मे बी वेरी ग्रेटली डिफरेंट इन साइज एज वेल एज इन एलिमेंट्स. लाइक आप पोलर रीजन में चले जाएं तो वहां का इकोसिस्टम एंटायरली डिफरेंट मिलेगा. अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में चले जाएं तो वहां का आपको इकोसिस्टम एंटायरली डिफरेंट मिलेगा. Then we have other species and elements are also the part. Yes, all the species, मतलब ऐसा नहीं है केवल living beings, बल्कि all the species जो भी आप notice कर पा रहे हैं, that is a part of the ecosystem. If one part of ecosystem is damaged or disappear, it has an impact on everything else. This is very true. अगर हम continuously forest को काटने लग जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा deforestation करने लगेंगे, polluting environment रखने लगेंगे, तो obviously उसका impact और भी parts पे पड़ेगा of the ecosystem. जैसे उसी ecosystem के भी part हम हैं. And this thing we are not realizing in today's world. हम ये realize नहीं कर रहे हैं that if one part of the ecosystem get damaged, it has a direct impact on the other parts also. When an ecosystem is healthy, it means that all the elements living in balance that are capable of reproducing themselves. जब सारे ही सिस्टम हेल्दी होंगे, जब ट्रीज, प्लांट्स, जो एनवायरमेंट, नेचर होगा वो खुद ही अपना इतना हेल्दी होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि वो खुद ही स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स और पेड़ अपने आप ही उगने लगेंगे जब सॉइल नरिश्ड होगा, जब सॉइल को बेटर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे. अब हम अगर सॉइल में ही कॉन्टिन्यूसली फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डालते जाएंगे तो कहाँ से हम न्यू सैपलिंग्स को ग्रो करने का मौका दे पाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. One more example I want to quote here is that of COVID. COVID में आपने देखा होगा we are locked in our homes and कैसे nature ने अपने आप को replenish कर लिया खुद ही. So nature has this self-restoring mechanism which is often ignored by the human beings. जब उनका time आता है we are over-exploiting the nature continuously and not realizing that what is the actual need of our environment, and if we damage one part of system we are directly affecting ourselves in the indirect way. So this thing is very essential to understand, and I'm glad कि इस subject के माध्यम से we are understanding that ecosystem can be as small as a single tree and as large as an entire forest. It depends. आप इकोसिस्टम को ऐसा नहीं है कि एक यही पर्टिकुलर साइज है, इससे छोटा या इससे बड़ा कोई भी हम इकोसिस्टम कंसिडर नहीं करेंगे. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ही पार्ट होने चाहिए या व्हाट नॉट, वो इतना ही बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट कैन हैव अ सिंगल ट्री ऑल्सो, और ये पूरे फॉरेस्ट को भी इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं. अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम अगर आपसे पूछा उन्होंने एग्जाम में, तो आप लिखेंगे देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम ये 2 ब्रॉडरली मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है. टेरेस्ट्रियल में अगेन यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड एक्वेटिक में भी यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम्स आता है. सो वन बाय वन लेट्स गो थ्रू दैट.
फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डेंस कलेक्शन ऑफ ट्रीज आता है. सी यू नो व्हाट इज फॉरेस्ट, नो? सो अगर आपको फॉरेस्ट पता है देन यू कैन इजीली राइट अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आल्सो. व्हाट यू हैव टू राइट इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो भी ऑल द एलिमेंट्स जो आप देखते हैं फॉरेस्ट में आते हैं. अब फॉरेस्ट का तो भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होता है, टेम्परेट भी हो सकते हैं, बोरियल भी हो सकते हैं, एंड मेनी अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैन बी देयर. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनेगा, कहीं पे टेम्परेट फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफी एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. स्पेशल लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द ग्रासलैंड. अगेन ग्रासलैंड क्या होता है? विच आर डोमिनेटेड बाय ग्रास. हर्बेकियस प्लांट्स होते हैं बहुत सारे. ecosystem support. See, if you can't write these technical words, you can simply explain what are grasses and what are grasslands, and you can include some of the type of grasslands such as savannas हो गया, prairies हो गया. So ये सारे के सारे क्या होते हैं? different types of grasslands होते हैं which are appearing at different regions. डेजर्ट्स में भी अगेन यहाँ पे सहारा डेजर्ट होती है, आपके मोहावे डेजर्ट होता है. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द डेजर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द लो प्रेसिपिटेशन. यू कैन एक्सप्लेन व्हाट आर डेजर्ट्स. पहले आप डेजर्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप टाइप ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे. सिमिलरली गोज फॉर द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स ऑल्सो. टुंड्रा रीजन की यदि हम बात करें तो टुंड्रा कहते हैं कोल्ड एंड ट्रीलेस रीजन्स को. ये बेसिकली हमें इक्वेटर से पे नहीं मिलते हैं, ये हमें पोल वर्ड्स की साइड पे टुंड्रा रीजन्स अकेयर होते हैं. सो अगर आपको ये पता चल गया दैट टुंड्रास आर फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन और द सदर्न रीजन, तो आप आराम से यहाँ पे फाउंड इन आर्कटिक एंड हाई माउंटेन टॉप्स, यहाँ पे आराम से इनका मेंशन कर सकते हैं. एल्पाइन टुंड्रा मतलब एल्पाइन उसे कहते हैं जो होता है एट अ ग्रेट हाइट्स. तो वहां पे भी हमें टुंड्रा रीजन फाउंड आउट होता है. क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है. सो टेम्परेचर कम होगा, अगेन टुंड्रा रीजन का फॉर्मेशन होगा. एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है एंड मेरीन इकोसिस्टम होता है. अभी मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स आते हैं, एंड दीज इकोसिस्टम्स आर क्रूशियल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, हैबिटेट. फ्रेश वाटर में ही हमारे पास हम उससे ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल लाते हैं, एग्रीकल्चर में यूज लाते हैं, हैबिटेट फॉर न्यूमरस स्पीशीज उनके भी हम पोषण के लिए क्या करते हैं? फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं. सो फ्रेश वाटर में जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, स्ट्रीम वगैरह, वेटलैंड्स हो गया, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को. मरीन इकोसिस्टम कवर ओशन, कोरल रीफ, एस्चुअरीज एक्सेट्रा. जितनी भी ओशियंस हो गया, कोरल रीफ हो गया, जो ओशियंस में रहते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम. उसके बाद यू कैन रेफर दिस चार्ट, आई फाउंड इट यूजफुल, सो आई एडेड दैट. इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स, और इसमें आपके मोस्टली ये कवर हो गए हैं. मरीन इकोसिस्टम यू नो व्हाट इट इज. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मुझे लगता है एक बार लॉन्ग आंसर में भी आया है, सो आई एडेड दैट कंटेंट ऑल्सो. इफ इन केस AKTU asked that fresh water ecosystem particularly for 7 marker, so you must write these. आपको पता होना चाहिए कि fresh water ecosystem is further divided into 3 सब पार्ट्स. वो कौन से हैं? लेंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स. हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट गो थ्रू इट वंस और आपको पता लग जाएगा. जैसे लोटिक इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोइंग वाटर. जो भी आपका रिवर, स्ट्रीम या ब्रूक्स हो गया जहां पे आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर अकर हो रहा है, दैट इज योर लोटिक इकोसिस्टम. रिवर्स एंड स्ट्रीम क्या हो गया? लार्ज बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर. तो लोटिक सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? रिवर्स और स्ट्रीम लिखेंगे. जो भी आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है वो सारा लोटिक में आएगा. लेंटिक में क्या आएगा? स्टिल और स्टैंडिंग वाटर. अब लोटिक में रनिंग आया तो लेंटिक में क्या आ गया? स्टिल और स्टैंडिंग वाटर. उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जहां पे ऑब्वियसली वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड, रिजर्वॉयर्स एक्सेट्रा. सो लेक्स आर द लार्ज बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर. पॉन्ड्स आर द स्मॉलर एंड शैलोअर देन लेक्स. पॉन्ड जो होता है वो लेक से छोटा होता है. रिजर्वॉयर मैन मेड होता है. ये दोनों नेचुरल होते हैं, एंड रिजर्वॉयर्स क्या होता है? मैन मेड होता है. सो दीज आर अबाउट लोटिक एंड लेंटिक फ्रेश वाटर सिस्टम्स. वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स आर द एरिया वेयर सॉइल इज सैचुरेटेड एंड इंडंडेटेड विद वाटर.
सॉइल, जैसे वेटलैंड्स आपने देखा होगा दलदल का एरिया जो होता है जहाँ पे सॉइल मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और बहुत ही दलदला इलाका बना देता है, दैट आर कॉल्ड द वेटलैंड्स। और उसके 3-4 टाइप्स मैंने लिख दिए हैं, आपको ज्यादा ना याद रहे सो यू कैन राइट अबाउट द मार्शेस एंड द स्वैम्स एरियाज। वेटलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय द हिबेकियस प्लांट्स लाइक ग्रासेस, रीड्स, सेट ग्रास एटसेट्रा। ये सारे मार्शेस में आप लिख सकते हैं इफ इट कम्स। और स्वैम्स को अगर आपसे बोलता है सो यू कैन राइट ट्रीज एंड श्रब्स, जहां होते हैं स्वैम्स उसमें ज्यादा बनते हैं। 2 मार्क्स में दे कैन आस्क फॉर इट दैट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में पहले आप ये डायग्राम देखिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंटेन्स ऑफ अगेन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो मेजर चीज चल रही है इस चैप्टर में दैट आर बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। सो यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके अगेन 3 चीजें आएंगी, दैट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट में आपकी वही वाली चीजें आएंगी दैट आर सनलाइट, वाटर, एयर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड टेम्परेचर। मुझे नहीं लगता इन टर्म्स को समझाने की कोई नीड है, बट एक बार फिर भी जैसे टेम्परेचर हो गया, अफेक्ट मेटाबॉलिक रेट्स, सो यू मस्ट नो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ देम। सनलाइट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोवाइडेड बाय द सन। उसके बाद कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स में भी देयर आर ऑफ 3 टाइप्स दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कौन होता है? जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जैसे डियर और रैबिट हो गया, ये क्या करते हैं? घास खाते हैं ज्यादातर। तो दीज कम्स अंडर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कौन होते हैं? जो इनको खाते हैं, दैट आर वुल्व्स एंड स्नेक्स। स्नेक्स जैसे रैट को खाता है, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन हो गया? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, सेकेंडरी डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड टर्शरी डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। एग्जाम्पल हो गया इसका ईगल्स एंड शार्क्स। So then we have our next topic as food chain and food web. फूड चेन और फूड वेब में केवल इतना सा अंतर है कि फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड फूड वेब होता है मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो है, बट इन व्हाट केस? तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक यू कैन सी दिस एग्जांपल, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे ग्रास है, ग्रास इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर। ग्रास को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने। तो ग्रास हॉपर क्या बन गया? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ग्रास हॉपर डिपेंड हो रहा है प्रोड्यूसर पे। सो ग्रास हॉपर बिकेम द प्राइमरी कंज्यूमर। अब फ्रॉग कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर। वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रास हॉपर पे। तो वो क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद स्नेक क्या है? स्नेक डिपेंड करता है किस पे? फ्रॉग पे। तो स्नेक क्या बन गया? टर्शरी कंज्यूमर। उसके बाद ईगल कौन है? ईगल डिपेंड करता है स्नेक पे। स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। तो ईगल क्या बन गया? क्वार्टरनरी कंज्यूमर। जो एनिमल्स टर्शरी पे डिपेंड करते हैं दैट आर नोन एज क्वार्टरनरी। यू कैन रिमेंबर इसकी प्राइमरी इज 1, सेकेंडरी इज 2 एंड टर्शरी इज 3 एंड क्वार्टरनरी इज 4. These are first level, second level, third level and fourth level consumers. Okay. Then we have food web. Food web is a more complex network of interconnected food chain within an ecosystem. It illustrates how different food chains are related. ऐसे अगर आपको कम समझ में आता है तो you can have a look at this diagram. So food chain is the same what we have discussed early. भाई प्रोड्यूसर पे जो डिपेंड कर रहा है ग्रास हॉपर, उसके बाद फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, और देन वी हैव डिकम्पोजर. डिकम्पोजर क्या हो गया कि जब ये मर जाएगा ईगल, व्हेन इसकी जब डेथ हो जाएगी तो इसकी जो डेड बॉडीज है वो ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज हो जाएगी बाय द डिकम्पोजर. अब इसका नुकसान क्या है? फूड चेन का सबसे बड़ा नुकसान ये है दैट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, मतलब एक्सटेंट हो जाएंगी स्पीशीज बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे एक ही चॉइस है. स्नेक के पास केवल एक ही चॉइस है फ्रॉग की, अकॉर्डिंग टू द फूड चेन. बट इन रियल लाइफ क्या ऐसा होता है? नहीं. एक कंज्यूमर के पास एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज मौजूद होती है इन द रियल वर्ल्ड. उससे क्या फायदा होता है कि द एंटायर डिपेंडेंस नहीं होती किसी एक स्पीशीज पे, और उस पर्टिकुलर स्पीशीज की कमी नहीं पड़ती. मान लीजिए अगर सारे स्नेक्स फ्रॉग को ही खाने लग गए तो देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ स्नेक्स, शॉर्टेज ऑफ फ्रॉग्स. सो ये वाला जो राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फूड वेब. जैसे बेरीज हो गया. अब बेरीज को कौन खाएगा?
ग्रास हॉपर भी खा सकता है, टिटमॉस भी खा सकता है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बटरफ्लाई भी खा सकती है, एंड अगेन ग्रीन फ्लाई भी खा सकती है. अब ग्रीन फ्लाई को कौन खाएगा? लेडी बर्ड खाएगी. लेडी बर्ड को कौन खाएगा? टिटमॉस भी खा सकती है. सो दीज ऑल आर द लीनियर डिपेंडेंसीज. प्लांटेन हो गया ऐसे ही, इसको कौन खाएगा? रैबिट खाएगा. अब रैबिट को कौन खा सकता है? या तो फ्रॉग खा सकता है या फिर वो ब्लिजर्ड भी खा सकता है. सो दीज ऑल आर द वेरियस डिपेंडेंसीज. मतलब यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज ना होके एक से ज्यादा हो गई हैं. सो दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स. इसका एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया है, प्रिवेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, और इसका डिसएडवांटेज भी यही है. सो इफ डिफरेंस कम यू कैन राइट दैट. टाइप्स ऑफ फूड चेन. अब फूड चेन तो हमने देखी, लेकिन फूड चेन भी एक टाइप की नहीं होती. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रियस फूड चेन. मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ. डेट्रियस फूड चेन वो होती है जो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और ग्रेजिंग फूड चेन वो वाली फूड चेन होती है जो स्टार्ट होती है बाय यूटिलाइजिंग द ग्रीन प्लांट्स एज देयर फूड. जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो उसमें ग्रास से ये फूड चेन शुरू होगी कि ग्रास को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया लिजर्ड ने, एक्सेट्रा. तो ये जो फूड चेन शुरू हुई ये ग्रास से शुरू हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन. उसके बाद जो फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं डेट्रिएट फूड चेन. सो दैट इज द मेन डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन द बोथ. बट ऐसा नहीं है दैट ये दोनों बिल्कुल ही आपस में इंडिपेंडेंट फूड चेन है. दीज टू फूड चेन आर लिंक्ड टुगेदर अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये होती तो अलग अलग इनकी इनिशियल स्टेट है, बट ये अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेट होता है. सो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड. The next topic is ecological pyramid. So ecological pyramid are the steps of various trophic level expressed in a diagrammatic way as referred as the ecological pyramids. The food produced forms the base of the pyramid and carnivores till the top. देखिए बहुत सारे कंज्यूमर लेवल्स हो सकते हैं, उसको क्लासिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड. पिरामिड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल्स विच आर अरेंज्ड सीक्वेंसली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल टू द कार्निवोरस लेवल. क्या होता है कि एक डायग्रामेटिक वे में हम कोशिश करते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स को हम उनका रिप्रेजेंटेशन करें. अब वो ट्रॉफिक लेवल का रिप्रेजेंटेशन या तो वो इन्वर्टेड ट्राइंगल के थ्रू भी हो सकता है या वो अपराइट ट्राइंगल के थ्रू भी हो सकता है. सो बेसिकली द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ये तीन टाइप के हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे पास गिवन है. सो इनमें ग्रेजुअली डिक्रीज होगा या इंक्रीज हो गया प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेवल पे, उन सब का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर की. अब पिरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है. अब ये अपराइट और इन्वर्टेड से क्या मतलब है, जैसे लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. सबसे नीचे प्रोड्यूसर थे, मतलब प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा था. प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स थे, मतलब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर के ऊपर है, मतलब हर्बीवोर्स का नंबर प्रोड्यूसर के नंबर से कम है. क्योंकि अभी हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं तो अभी हम केवल नंबर वाले क्राइटेरिया पे फोकस करेंगे और ना कि किसी और क्राइटेरिया पे. तो सबसे नीचे एट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि वो बेस जो ट्राइंगल का होता है वो सबसे चौड़ा होता है, तो उस पे हमने रखा प्रोड्यूसर को क्योंकि उसका नंबर सबसे ज्यादा था. हर्बीवोर्स का नंबर उनसे कम था, प्राइमरी कार्निवोर्स का उनसे कम, सेकेंडरी का उनसे कम, टॉप कार्निवोर जो है उनका नंबर सबसे कम होगा. तो ये क्या करता है, एक बैलेंस क्रिएट कर देता है. मान लीजिए प्रोड्यूसर का नंबर अगर सबसे कम होता और टॉप कार्निवोर सबसे ज्यादा होते तो देयर वुड बी अ सिचुएशन ऑफ अनबैलेंस, क्योंकि कार्निवोर्स खाने वाले बहुत है, प्रोड्यूस करने वाले कम है. सो देयर वुड बी अ सिचुएशन ऑफ, मतलब क्योटिक सिचुएशन होती कि भाई किसी को ज्यादा खाना नहीं मिलता अपने लेवल तक का. सो वो चीज अवॉइड होती है यहाँ से. तो ऐसे ही अभी तो हमने बात करी कि भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसे ही बात हो सकता है. अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी अगर आप ट्राइंगल देखो तो वहां भी कुछ ऐसा ही है. जो स्मॉल फिशेस है उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, उनसे बड़ी फिशेस का नंबर उनसे कम, उनसे फिर सबसे बड़ी फिशेस का नंबर सबसे कम, और जो उनको खाता है उनका नंबर सबसे कम. सो दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज सीन एज ग्रासलैंड एज वेल एज एक्वेटिक में भी दिखता है. सो
पिरामिड ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। द नेक्स्ट, अगर ये पिरामिड अपराइट है तो वही सारी बात लिख रखी है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, कि सबसे जो टॉप कार्निवोर है वो सबसे हाई ट्रॉफिक लेवल पे होगा। ये जो सेक्शंस कर रखे हैं विद इन अ ट्राइंगल, दिस इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। एक सेक्शन को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, तो जो सबसे ऊपर है उसको हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो सबसे नीचे है उसको कहेंगे हम लोअर ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, अब ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड किस केस में होता है? इन्वर्टेड उस केस में होगा जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो अगर वो बहुत बड़ा सा पेड़ है तो वो तो एक ही नंबर है, उसका एक ही बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उस पे रहने वाले हर्बीवोर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, हर्बीवोर्स तो हैं लेकिन उनसे ज्यादा पैरासाइट्स उन पे रह रहे हैं, और उससे भी ज्यादा हाइपर पैरासाइट्स उस ट्री पे रह रहे हैं। मतलब फ्रॉम ट्री वी आर कमिंग ऑन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक। अगर हम उस केस में जाएं तो हम देखेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड शेप का होता है। वही सारी चीज मैंने आपको लिख रखी है यहाँ पे, you can read, pause the video and understand that. नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ नंबर में हमने बात करी नंबर्स की, अब बायोमास में हम क्या बात करेंगे कि मास, मतलब हम यहाँ पे नंबर की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कि ईच ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल्स का हम वेट नापेंगे और उनसे हम पता लगाएंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल का वेट दूसरे से ज्यादा है या फिर कम है। सो ऐसा लगाने में सबसे पहले टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स, भाई नंबर पिरामिड में हमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स मिली जिसको हमने ओवरकम करा बाय यूजिंग द पिरामिड ऑफ बायोमास। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स इन द ईच ट्रॉफिक लेवल आर वेटेड इंस्टेड अकॉर्डिंग टू द बीइंग काउंटेड, मतलब हम काउंट नहीं कर रहे, उनके बेसिकली वेट के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं अंडर ईच ट्रॉफिक लेवल। दिस गिव्स द पिरामिड ऑफ बायोमास। टोटल ड्राई वेट लेंगे हम ऑर्गेनिजम्स का हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसा नहीं है कि एक ट्रॉफिक लेवल का तो वेट ले लिया किसी और टाइम पे, दूसरे ट्रॉफिक लेवल का वेट ले रहे हैं कभी और। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो वेट है जो हम लेंगे, दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द ग्राम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अ की पॉइंट टू नोट हियर। उसके बाद अब बायोमास का पिरामिड देख लीजिए। बायोमास का पिरामिड अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर का वेट है वो मैंने लिख रखा है, जैसे 1000 केजी का मान लीजिए प्रोड्यूसर का वेट है, उन पे जो डिपेंडेंट हर्बीवोर्स है उनका वेट 100 केजी है, उन पे जो डिपेंडेंट प्राइमरी कार्निवोर्स है उनका वेट 10 केजी है, और टॉप कार्निवोर का वेट क्या है 1 केजी है। सो यू आर सीइंग दैट कि यहाँ पे वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो दैट इज अगेन द बायोमास पिरामिड, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में देखो वही जो नंबर्स वाला था बिल्कुल सेम है। सबसे छोटो वालों का वेट 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, फिर 8, फिर 12। सो जैसे आपने नंबर में करा था वैसे ही सेम यहाँ पे बायोमास एंड एक्वेटिक सिस्टम में भी होता है। उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक बात नोट करने की है, दैट दिस ट्राइंगल इज ऑलवेज अपवर्ड। ये जो पिरामिड है ये हमेशा अपवर्ड रहेगा, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा। मतलब लार्जेस्ट एनर्जी जो आएगी बेस पर आएगी। ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, इसे आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द, एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से, टू कंपेयर द फंक्शनल रूल्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन द सिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड इज द मोस्ट सूटेबल। ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, बिकॉज ये हमने सबसे लास्ट में बनाया, सो ये हमारे पास मोस्ट सूटेबल पिरामिड है। इसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी और हीट एनर्जी अच्छे से डिपिक्ट करी गई है। जैसे मान लीजिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन है हमारा, ऑब्वियसली सन है प्राइमरी सोर्स। सन से जो एनर्जी आई प्रोड्यूसर्स पे आई, कितनी आई 1000 किलो कैलोरी आई। सपोज 1000 किलो कैलोरी से जो प्राइमरी कंज्यूमर ने जब इनको खाया तब उनके पास एनर्जी गई 10% घटा दो, इसका 10% ले आओ, कितना मतलब 100 किलो कैलोरी। उसके बाद इसका 10% मतलब 10 किलो कैलोरी। सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। उसके हिसाब से क्या होता है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल उसके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करता है तो उसमें उसकी केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। सो यू कैन राइट दैट, बट उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द मेन आइडिया यू अंडरस्टूड, ओके।
उसके बाद एक 2 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन को समझने के लिए आपको बायो एक्यूमुलेशन समझना होगा। सो बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स हाउ पॉल्यूटेंट एंटर इन अ फूड चेन। फूड चेन वी ऑल नो क्या होती है, देखा हमने, उसमें पॉल्यूटेंट कैसे ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन, देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरमेंट टू द फर्स्ट पॉल्यूशन टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। पहले ऑर्गेनिज्म से पॉल्यूटेंट का एंट्रेंस कहाँ पे, फूड चेन में, दैट रेफर्स टू द बायो एक्यूमुलेशन। बायोमैग्निफिकेशन फिर क्या है, इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द पॉल्यूटेंट टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मतलब जैसे बड़ी मछली खाती है छोटी मछली को, छोटी मछली उससे छोटी मछली को, और उन छोटी मछली ने जो जो कंटेमिनेंट्स अपने अंदर लिए होंगे, जब वो छोटी मछली कंज्यूम हुई होंगी बड़ी मछली को, तो बड़ी मछली में भी ऑब्वियसली वो कंटेमिनेंट्स तो आ ही गए छोटी मछली के साथ साथ। सो यही है पॉल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेशन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। In biomagnification, there is an increase in the concentration of pollutant from one to other, और pollutant long lived होते हैं, mobile, soluble fat, biologically active. So that is all about biomagnification. You can see कि भाई वाटर में प्रोड्यूसर रहते थे, वहां से कंटेमिनेंट्स आए, फिर जू प्लैंकटन में आए, फिर स्मॉल फिश, लार्जर फिश, एंड अल्टीमेटली ये क्या हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ द कंटेमिनेंट्स हुआ। बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात एक लाइन में समझ लीजिए कि जहां बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम में इंटरैक्ट कर रहे हों, दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम के कुछ ये 4-5 पॉइंट्स हैं, दैट इज एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, न्यूट्रिएंट की कॉन्टिन्यूसली रोटेशन यानी साइक्लिंग देखने को मिलती है, एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है, हैबिटेट की डाइवर्सिटी, भाई हैबिटेट वहीं पर ही होगा जहां पे एक बैलेंस इकोसिस्टम होगा, अगर एक अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा तो वहां से डाइवर्सिटी चली जाएगी एंड हैबिटेट भी नहीं होगा ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। ह्यूमन इम्पैक्ट, मिनिमाइजिंग द नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट्स, और वहां पे अगर बैलेंस इकोसिस्टम है तो मतलब वहां पे इतना अभी ह्यूमंस का इम्पैक्ट नहीं आया है, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो वी आर सेइंग दैट यहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट आया है इन अ नेगेटिव वे। एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट, तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं भाई, फूड प्रोडक्शन हम करते हैं, एग्रीकल्चर में इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके द्वारा हमारे पास सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याएं आती हैं। फिशिंग हम करते हैं, लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं। ओवर फिशिंग क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम, अगर मछलियां ही पकड़ते रहेंगे तो मरीन इकोसिस्टम की लाइट पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, फिश की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो वहां पे फिर मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। लाइफ स्टॉक में भी भाई मीथेन के एमिशंस होते हैं तो लाइफ स्टॉक को हार्मफुल होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। उसके बाद शेल्टर एंड हाउसिंग में भाई अर्बनाइजेशन हम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किसके लिए, शेल्टर और हाउसिंग के लिए तो हो रहे हैं। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हम इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो देयर इज एन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर हैपनिंग, व्हाई, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं। अब अगेन अगर हम देखें तो माइनिंग में देखो, माइनिंग में लैंड डिग्रेडेशन का हो रहा है, सॉइल इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये सारे क्या हो रहे हैं, माइनिंग में इतना ज्यादा माइनिंग होती है कि हमारे जो ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तक टूट जाते हैं, अगर वो टूटेंगे तो अगेन पॉल्यूशन होगा, अगेन रिकंस्ट्रक्शन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स होगा, इनफैक्ट यूटिलाइजेशन नहीं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स होगा, पॉल्यूशन, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस तभी तो होता है। सो पॉल्यूशन इतना है। ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में, तो उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बताने की ही जरूरत नहीं है, एमिशंस ऑफ पोल्यूटेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स, एयरपोर्ट, ये कितने सारे हमारे हम बिल्ड करते हैं, उसके द्वारा पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये एक डायग्राम के थ्रू अगर आप समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ट्रीज के ऊपर तो बहुत सारे एनिमल्स का भी हैबिटेट होता है, और ट्रीज इन प्रोड्यूस क्या करते हैं, रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ये ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हैबिटेट का लॉस हो जाएगा एनिमल्स को बहुत ज्यादा, फ्लडिंग हो जाएगी, भाई जो सॉइल को एक तरह से बांध के रखा है,
ट्रीज की रूट्स ने, अगर वो ही नहीं होगा तो पानी के साथ साथ सॉइल भी आ जाएगा, तो उससे सुनामीज के आने के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर हो जाएंगी, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन करने के लिए तो कोई ट्रीज बचे ही नहीं, अगर ये बचे ही नहीं तो ये वाला प्रोसेस होगा ही नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रीज में तो होगा ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा भाई, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वहां से हैबिटेट चला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, जो जो वेराइटी ऑफ एनिमल्स हमें पहले देखने को मिलते थे किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो अब नहीं देखने को मिलेंगे। 2 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, ऑफन आस्क्ड बाय एकेटीयू। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लाती है अपने साथ, रिसोर्स कंजम्पशन लाएगी, पोल्यूशन लाएगी, वेस्ट जनरेशन भी होगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जनरेट मोर वेस्ट विच कैन लैंड टू लैंडफिल्स एंड पोल्यूशन। यू कैन सी इन नाउअडेज कि लैंडफिल्स का कितना बुरा हाल है। तो वहां पे ये चीजें क्यों हो रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम ये सारे फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, इंप्रूविंग सोशल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स अर्बन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जहां पे हम बात करते थे इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहीं सोशल सिक्योरिटी में हम रेफर करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर अर्बन डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, इन सब फैक्टर्स के कारण से अगेन हमारे पास एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज क्रूशियल। हमें ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी फिर ना करें एंड सोशल सिक्योरिटीज ना करें। मैंने क्या बोला, द सब्जेक्ट डज नॉट मीन कि भाई आप ये सब छोड़ दो, बल्कि हमें करना है विद अ सस्टेनेबल अप्रोच। पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑफ सस्टेनेबल डेवलप, सो कैन हम इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर पाए और इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम से कम कर पाए। Next, the most important topic is environmental impact assessment. You can expect a पक्का से मतलब 7 मार्कर तो यहाँ से कंफर्म है। ये पूरा एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। देखिए, हम बहुत सारे डेली लाइफ में प्रोजेक्ट्स करते हैं। प्रोजेक्ट्स मींस डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको उनका एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है एनवायरनमेंट पे। अगर उनका एडवर्स इफेक्ट होगा तो उनको रिड्यूस करने के लिए हमने एक EIA नाम का एक टूल आप समझ सकते हैं, जो कि एक वैसे फिजिकल टूल नहीं है बट एक एक्चुअली प्लानर है। किन के लिए? जो उन प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं उनके लिए, कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से अपने प्रोजेक्ट का जो एडवर्स इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे उसको कम कर सकते हैं। जैसे EIA integrates the environmental concerns in the developmental activities right at the time of initiating, preparing for the feasibility report. ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट के बीच में जाके कहीं असेसमेंट आएगा, बल्कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियलाइजिंग के टाइम पे फीजिबिलिटी रिपोर्ट जब तैयार होती है प्रोजेक्ट की, उसी के टाइम पे हमारे पास एक EIA असेसमेंट हमारा प्रोसेस का पूरा शुरू होता है, जहां से हम प्रोसेस की रिपोर्ट की मेकिंग मतलब इनिशियलाइजेशन से लेकर हम उस प्रोजेक्ट को पूरा असेस करते हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट पे कम से कम एडवर्स इम्पैक्ट डाले। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं EIA के, दैट आर पर्पस, इंटीग्रेशन, प्रिवेंशन, ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग। पर्पस क्या है? हार्मोनाइजिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद एनवायरमेंटल कंसर्न। एक्टिविटीज तो हो डेवलपमेंट की, लेकिन वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ हो। Incorporates environmental concerns with feasibility report says. Helps in avoiding future liabilities caused project design changes. Identifies potential environmental problems and planning in the designing stage. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। असिस्ट प्लानर्स, प्लानर्स को असिस्ट करना, उनकी ऑथराइज को असिस्ट करना कि क्या क्या इनके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट के, और इन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस यानी मिटिगेट करने के क्या क्या मेजर आप ले सकते हैं, वो भी आता है। पॉलिसीज के इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनैक्टेड पॉलिसीज फॉर लेजिस्लेशन, बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी फॉर्म की हुई हैं जो कि इन डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम लागू कर सकते हैं। EIA नोटिफिकेशन कब आया था? 1994 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1986 का, की इनिशिएटिव यहाँ से लिया गया था। ये एक बहुत अच्छा डायग्राम मुझे लगा, सो आई इंक्लूडेड दैट। इसमें क्या है कि भाई प्रोजेक्ट का यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारा इनिशिएशन हुआ,
और इस प्रोजेक्ट को करने के साथ हमारे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी होंगे उस प्रोजेक्ट के, जब उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होगा। और अगर वो प्रोजेक्ट हम नहीं करते तो उसके अगर वो नहीं होता प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट तो हम यहाँ पे होते, लेकिन क्योंकि उस प्रोजेक्ट के कारण हमने उसका एडवर्स इफेक्ट भी देखा तो आज हम इस स्टेज पर हैं। तो अगर हम उसी प्रोजेक्ट को EIA के साथ करते हैं, दैट यू कैन सी प्रोजेक्ट विद EIA, तो ये EIA क्या करेगा, इस गैप को ब्रिज कर देगा, यानी उसके एडवर्स इफेक्ट को वो कम कर देगा। यानी अगर वो गैप इतना था तो अब इतना ही रह जाएगा, इतना, ये जितना आपको ये दिख रहा है। पहले अगर वो गैप इतना बड़ा था तो अब वो गैप केवल इतना सा रह जाएगा। तो इसने क्या करा, एनवायरमेंटल स्टेटस विदाउट प्रोजेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन स्टेटस विद प्रोजेक्ट अब यहाँ पे हो गया, उसका इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन यही अगर वो प्रोजेक्ट EIA के बिना करते तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, विद टाइम एंड विद एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑन X and Y एक्सिस। सो यू कैन मेक दैट। प्रोसेस ऑफ EIA में हम सबसे पहले बात करते हैं, 9 पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। EIA ऐसे ही नहीं होता, मतलब देयर आर 9 पॉइंटर्स विच आर, पहला होता है उसमें स्क्रीनिंग। भाई प्रोजेक्ट की पहले स्क्रीनिंग होती है एट द लेवल ऑफ असेसमेंट। इसका आउटकम क्या होता है कि कैटेगरी बन जाती है हर एक प्रोजेक्ट की, हम उसे कैटेगराइज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो कैसे तरह का इम्पैक्ट डालेगा हमारे एनवायरमेंट पे। दूसरा हमारा स्कोपिंग होता है। स्कोपिंग में उसका पर्पस क्या होता है कि इसके इम्पैक्ट्स और इशू को हम कंसिडर कर पाए, इन्हें हम ज्यादा गौर से हम देख पाए कि ये प्रोजेक्ट का क्या क्या इश्यूज या इम्पैक्ट रहेगा। और इसका आउटकम क्या होता है, प्रोजेक्ट के स्कोप और उसकी डेप्थ स्टडी करने का हमें एक मौका मिलता है एट द स्कोपिंग लेवल, जहां पे इसके कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस हो सके। इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, असेसेस द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द पर्पस्ड प्रोजेक्ट। हम असेस कर पाते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट को करने पे, उसका पर्पस क्या होगा, वो किस पर्पस के लिए वो डेवलप हो रहा है और उसको इनफैक्ट कितना इम्पैक्ट उसको करना चाहिए और वो कितना कर रहा है। मेथड्स क्या क्या होते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस करने के, जजमेंट होती है एक्सपर्ट्स की, क्वांटिटेटिव मॉडल्स रखे जाते हैं, मैट्राइसेस वगैरह। आउटकम्स क्या होता है इसका, आउटकम होता है कि भाई जो भी इम्पैक्ट होने वाले थे एयर वाटर सॉइल बायोडाइवर्सिटी पे, वो रिड्यूस हो जाते हैं और हमें समझ में आता है कि कितना ये इम्पोर्टेंट है इन इम्पैक्ट का रुकना। सो दैट इज इम्पैक्ट एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट को समझना। भाई क्योंकि किसी चीज को रोकेंगे तो पहले उसको समझना भी तो पड़ेगा। अगर हम इसके होने वाले इम्पैक्ट को समझ ही नहीं रहे तो उन इम्पैक्ट को कम कैसे करेंगे। अब हम इम्पैक्ट को समझ तो लिए, लेकिन अब उनको मिटिगेट करने के क्या क्या मेजर है, मतलब उनको कम करने के क्या क्या मेजर हैं कि हम उन इम्पैक्ट को अवॉइड कर सके, रिड्यूस और कंपनसेट कर सके। तो इसके आउटकम क्या होता है, अगेन हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स डेवलप होते हैं एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, और हैबिटेट रिस्टोरेशन एफर्ट होते हैं कि हम हैबिटेट को रिस्टोर करने के और नए नए तरीके कर पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अवॉइड, रिड्यूस एंड कंपनसेट कर चुके होते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कंपाइल्स होगी जो EIA की अभी तक फाइंडिंग्स हुई हैं, वो सारी फाइंडिंग्स को एक जगह रख के रिपोर्ट होगी। उस रिपोर्ट का नाम होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, दैट इज एब्रीविएटेड एज EIS। उसके बाद इम्पैक्ट आउटकम जो होगा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी, दैट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट एनालिसिस एंड प्रपोज मिटिगेशन मेथड, और ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। रिव्यू क्या होगा, पर्पस इवेलुएट द एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द EIA रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट तो बनी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या होगा, अब रिव्यू होगा बाय द पैनल एक्सपर्ट्स होगा, और आउटकम क्या होगा इसका, फीडबैक जनरेट होगा स्टेक होल्डर्स से, जो भी उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनका क्या होगा, ये फीडबैक माना जाएगा कि हाँ ये EIA में आपकी रिपोर्ट कैसी स्टैंड आउट करती है। देन फाइनली में डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकर्स जो हैं प्रोजेक्ट के, उनको अंडर कंडीशंस को उनको रेफर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द EIA फाइंडिंग्स एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके बाद अब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया, रिव्यू हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, सब हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस भी नीड है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट की रिव्यू करके बस एकदम छोड़ दिया, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। उसका आउटकम क्या होता है कि
इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। भाई जितना रिपोर्ट में लिखा है क्या उतना प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, और वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए या नहीं। और लास्ट में ऑडिटिंग होती रहती है टाइम टू टाइम पे। EIA प्रोसेस की इफेक्टिवनेस जानने के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन को जानने के लिए हम रेगुलर उसकी ऑडिटिंग करते हैं। उसका रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, ensuring better environmental outcomes and future objectives में भी हमें हेल्प करता है। मेथड क्या क्या यूज करेंगे EIA में? एक्सपर्ट जजमेंट करेंगे, क्वांटिटेटिव मॉडल करेंगे, और मेट्राइसिस, यानी दे आर यूज सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट, कि हम जो प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज कर रहे हैं और एनवायरमेंटल में जो कंपोनेंट्स हैं उनका कितना आपस में कोरिलेशन है। दैट इज द मेन थिंग विच आर द मेथड्स। एंड योर लास्ट टॉपिक इज योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आप मान लीजिए जैसे EIA मैंने बोला, ऐसे ही 7 मार्कर आप इसका भी समझ लीजिए, दैट राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इट वगैरह। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? मतलब फुलफिलिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। इस लेमैन टर्म्स में आप सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ लीजिए। बट द technical definition is a holistic approach to growth and human development that aims to meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation and meet their own needs is the sustainable development। ये किसने दिया था हमारे पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये डेफिनेशन आई थी, एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से ही ये वाली डेफिनेशन बनी है। सो वाइल मेंशनिंग दिस डेफिनेशन दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर वाली, तो आप ये भी मेंशन करिए कि ये सबसे पहले पॉपुलराइज्ड हुई थी 1987 में बाय द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, which defined the sustainable development and highlighting its importance। अब ये 4 की प्रिंसिपल हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, which you can include in your answer for a better impression। क्या क्या है प्रिंसिपल? इंटीग्रेशनल इक्विटी, integration of environmental, economic and social goals, precautionary principle and public participation। So these are the 4 pillars। पहला intergenerational equity, sorry for my previous pronunciation, ensuring that the actions we take today do not deplete the resources of human and environmental future generation। obviously जैसे हम कोल का एग्जांपल लिया हमने, ह्यूमंस का बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? आज हम कोल को जला रहे हैं, कल हमारे पास कोल की शॉर्टेज हो जाएगी। सो ये नहीं होना चाहिए। हमें इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब आने वाली जनरेशंस को भी साथ में देखते हुए चलना है कि ये रिसोर्सेज कहीं उनके लिए कम ना पड़ जाए। सो दैट इज द इंटरजनरेशनल इक्विटी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, मतलब इन्वायरमेंटल जो भी हमारे गोल्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल गोल्स हैं, उन सब का इंटीग्रेशन, क्योंकि तभी एक सस्टेनेबल अप्रोच बन पाएगी। अगर हम केवल एनवायरमेंट पे फोकस करेंगे तो हम इकोनॉमिक एंड सोशल को पीछे छोड़ देंगे। अगर इकोनॉमिक एंड सोशल पे ही अकेले फोकस करेंगे तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो बैलेंसिंग दीज पिलर्स, 3 पिलर्स आर क्रूशियल फॉर अचीविंग द सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू कैन से कि ये 3 हमारे आगे जाके 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बनेंगे। कौन से? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट sustainability and social sustainability। And again public participation is very much needed from the starting of the unit। need of public awareness में भी हमने यही पढ़ा कि engaging community and stakeholders is the most important task of anything। so उसके बिना तो मतलब बहुत सारी चीजें करना पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक हमारे पास पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा। उसके बाद 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सस्टेनेबिलिटी लाएंगे तभी जाके हम बाकी के 2 फैक्टर्स पर भी फोकस कर पाएंगे। इट दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इक्विटेबल। इट फोकसेज ऑफ क्रिएटिंग जॉब, फॉस्टरिंग इनोवेशन, मतलब हम ऐसे इनोवेशन या जॉब्स क्रिएट करें जिससे हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी भी इग्नोर ना हो पूरी तरीके से। So that is about the economic sustainability। Environmental sustainability क्या है?
प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. रिसाइकलिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट ऑल, इट कम्स अंडर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो एनर्जी सोर्सेज के फील्ड में हो, या नेचुरल रिसोर्सेज का ही कंजर्वेशन हो, तो वो सारी चीजें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में आएंगी. उसके बाद सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. It includes ensuring the access to basic needs such as food, water, healthcare systems, and education. Social sustainability also involves promoting social equity, human rights, and cultural diversity. और जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव, कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ये जो सारी चीजें हैं बेसिक नीड्स से लेकर जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तक, ये सारी चीजें हों, ये किस में आती हैं आपके पास? सोशल सस्टेनेबिलिटी. सो यू कैन से कि ये जो तीन चीजें हैं ये भी एक तरह से पिलर हैं. आप ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं कि ये तीनों चीजें जब हमारे पास इसका इंटरसेक्शन होगा इन तीनों का, पहला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ बीच में जो इंटरसेक्शन रीजन होगा यही हमारे पास होगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तभी हमारे पास वो डेवलपमेंट अचीव हो पाएगी. उसके बाद मैंने ये एडिशनल स्लाइड ऐड करी थी, ये दो, to mention about the 17 sustainable development goals which are provided by the United Nations in 2015. और ये 2030 एजेंडा के तहत ये 17 SDGs लागू किए गए थे. मतलब कि हम 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव करेंगे. These are often abbreviated as the 17 SDGs of the United Nations. So it is not compulsory for you to learn this all. I have just mentioned it so that you can refer कि हमारे पास नो पोवर्टी होनी चाहिए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for goals. So these all things are 17 goals. I don't think कि यहाँ explain करने की इतनी need है. You just go through them. अगर कहीं doubt आता है so you mention in the comment section. Then we have opportunities. So opportunities में मतलब अगर हमें innovation and technologies मिले तो हम अच्छे से sustainable solutions को अचीव कर पाएंगे. एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव बेटर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. अगर हमें ग्लोबल कॉर्पोरेशन मिले तो हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आसानी से अचीव कर पाएंगे. यदि हमें पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे. इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी कैन फॉस्टर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है एक स्टैटिक है, बल्कि एक डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कंसेप्ट है. केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इसको अप्लाई भी करना है. इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड एडेप्टेशन. ऑब्वियसली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो उन तीन पिलर्स को, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. सो विद रेगुलर एफर्ट एंड एडेप्टेशन से ही ये पॉसिबल होगा. एंड इट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ वर्ल्ड that is a better future for our future generations. So that is all about the unit 1. पूरा आपका unit 1 complete हो चुका है of environment and ecology, and in the next lecture we will try to cover other units as well. Thank you.